कितना टाइम पहले हमें फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? आपको पढ़ने की जरूरत होती है जी। आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको नहीं याद रहते हैं। सो रिमाइंडर्स इज ऑलवेज देयर। जब रिजल्ट आता है या हम एग्जाम में बैठते हैं तो लगता है कि अरे ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और अब मुझे इसी की आंसर नहीं। मोस्टली स्टूडेंट डू दैट। मैंने बहुत सारे बच्चों को कॉफी पी के पढ़ा, एंड दैट इज आल्सो अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। शर्मा जी का लड़का 90% मार्क्स लाया है। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। वो नहीं करना है। जो आर्टिस्टिक बच्चा है वो जरूरी नहीं कि मैथ्स में अच्छा करे, और जो मैथ्स में अच्छा करे जरूरी नहीं कि वो गाना गा सके। कई बार बच्चे कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग में भी एंगेज हो जाते हैं कि अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ कुछ और कर रहे हैं, तो दैट्स अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है, मुझे नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट विद जो इजियर लग रहा है। एग्जाम चल रहा है तो उस टाइम पर हमें क्या चीजों का ध्यान देना है जब हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एग्जाम। So hi everyone, welcome to our podcast channel. So today we have निधि श्रीवास्तव with us, जिन्होंने पहले भी हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है हमारे करियर्स के लिए कि हम करियर जब चूज करने जाते हैं तो क्या क्या मिस्टेक कर लेते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे साथ ये जुड़े हैं नीड ऑफ द आवर टॉपिक एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा और बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर होने जा रहे हैं। सो इनके थ्रू हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम में, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है और क्या टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं एग्जाम से पहले जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। सो मोस्ट वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल मैम। थैंक यू तमन्ना। सो मैम, एग्जाम को अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बट हम कई बार ये सोचते हैं कि सिर्फ स्टडी ही हमारे रिजल्ट को, हमारे एग्जाम को अफेक्ट करे, बट उससे रिलेटेड ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो उसे कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और जो हम नोटिस नहीं करते। तो आज आपके थ्रू मैम मैं वो सारे फैक्टर्स के बारे में जानना चाहूंगी, प्लस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो डाइट है, स्लीप है, प्रॉपर टाइम टेबल है, बहुत से फैक्टर्स है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि अगर एक स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, वो पूछ रहा है कि मैम एग्जाम टाइम से कितना टाइम पहले हमें फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें, स्पेशली अगर हम बोर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि थ्रू आउट ईयर आपने क्या किया है, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर, वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। बट फिर भी अब तो टाइम निकल गया है और अगर आपको अभी प्रिपरेशन करनी है तो मेरा ये मानना है कि स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए एटलीस्ट 2 months बिफोर योर फर्स्ट एग्जाम। सो 2 महीने के टाइम में आपको एटलीस्ट 2 बार रिवीजन कर लेना चाहिए पूरे सिलेबस का, एंड जिससे कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप 100% श्योर हो कि व्हाट यू हैव कॉम्प्रिहेंड, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसी हिसाब से आपको एग्जाम देना चाहिए। कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जो पढ़ना ही वो 2 महीने में स्टार्ट करे, कोई होता है लाइक 100 में से 1 या 2% बच्चा ऐसा निकल जाता है जो मे बी पूरा साल बहुत अच्छे से नहीं स्टडी कर पाया और उसके पास उसको लगता है कि 2 महीने हैं और 2 महीने में उससे पढ़ना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? हाँ, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी तो प्लीज स्टार्ट राइट नाउ, कि दिस इज द टाइम। अभी 1.5 months बाकी है। सो 17 फरवरी को पहला एग्जाम है 10th वालों का। सो एटलीस्ट आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि 1.5 months अभी आपके पास अवेलेबल है। और उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी मटेरियल अवेलेबल है आपके पास रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैथ्स है तो उसमें आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो गए, सैम्पल पेपर हो गए, मॉडल पेपर हैं, और आपकी वर्कशीट्स हैं जो कि स्कूल प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशीट्स, या आपके एडिशनल बुक्स हैं, वो सारा मटेरियल आप कलेक्ट कर लीजिए एंड देन स्टार्ट स्टडी। और उसके लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, विच इज लाइक सॉर्टिंग। जब आप मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट फोल्डर्स रखिए अपने पास, और उन फोल्डर्स लाइक फिजिकल फोल्डर्स जो कि फाइल फॉर्म में होते हैं हमारे, उसमें आप सारा वो मटेरियल कलेक्ट करके उसमें रखिए, क्योंकि डिजिटली जब आप रखते हो तो आप हमेशा मेस्ड अप कर देते हो कि मैंने कहाँ सेव किया था, कहाँ मिलेगा, आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो उसी। तो मेरा ये मानना है कि हर चीज का प्रिंट आउट निकालिए। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहले आपको अपने एग्जाम शेड्यूल का प्रिंट आउट निकालना चाहिए। देन
आपकी जो सिलेबस है हम्म, उसका भी एक फिजिकल कॉपी अगर आपके पास होगी तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अलर्ट करेगा कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। डिजिटली हम देखते हैं, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, इट्स गॉन। तो जब सामने आपके पास अवेलेबल होता है तो आपको हमेशा एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि मुझे इतना सारा पढ़ना है। जी जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जब मैंने बताया कि सारे पेपर, सैंपल पेपर्स इकट्ठे करें तो सब्जेक्ट वाइज उनको कैटेगराइज करिए, उनको लेबल करिए। ओके क्योंकि जब तक आप लेबलिंग नहीं करोगे आप पूरे टाइम उस मेसी सिचुएशन में रहोगे कि अच्छा मैंने यहाँ रखा था, मैंने वहां रखा था। यू विल नॉट एबल टू फाइंड whenever you need it, और कुछ चीजें आपकी मिस हो जाएंगी। जी। तो हमेशा आपको डिफरेंट फोल्डर्स, फॉर एग्जांपल अगर 10th स्टैंडर्ड की बात करें उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार आप बोर्ड दे रहे हो, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है और आपके पास सब्जेक्ट्स भी ज्यादा है। तो 5 या 6 जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उनकी डिफरेंट 5 या 6 फोल्डर्स बना लीजिए। उसमें एक एक चीज आप अपनी लगा लीजिए। आपके सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर्स के पेपर, सब कुछ जब आपके पास रेडिली अवेलेबल है और व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग तो आपको पता है मुझे ये सारा कुछ रिवीजन करना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी, बहुत रैंडम कोशिश करते हैं कि हम आज ये पढ़ लिया, आज मैथ्स पढ़ लिया, कल फिजिक्स पढ़ लिया, परसों साइंस पढ़ लिया, एंड इसके 2 चैप्टर पढ़ लिया, इसका 1 चैप्टर पढ़ लिया, हो गया। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग। ओके So I think कि being organized will help you a lot to prepare well for your exam. तो मैम इसमें टाइम टेबल का क्या रोल रहता है? हम ये सोचते हैं कि टाइम टेबल बनाएं या नहीं बनाएं, और अगर बना लेते हैं तो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। तो बहुत मिसमैच रहते हैं कंसेप्शन पर कि टाइम टेबल क्या है, कैसे बनाएं, और बनाएं तो फॉलो कैसे करें। टाइम टेबल बनाने से आपकी चीजें, हर चीज के लिए आपको टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मानना है कि आप टाइम टेबल बनाने से इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। अगर टाइम टेबल को बस हम नैरो डाउन कर देते हैं कि 4 बजे उठेंगे, इतने बजे ये करेंगे, नो, इट हैज टू बी इलैबोरेटेड कि मुझे एग्जैक्टली उसके अंदर करना क्या है। मैं अगर एक स्टैंडर्ड टाइम ले कि 7 बजे बच्चा उठता है तो 7 बजे से 9 बजे के बीच में उसको अपना रूटीन वर्क खत्म कर देना है, एंड देन he or she has to start studying। और उसमें उसको किस सब्जेक्ट के टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, वो सब कुछ इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखा होना चाहिए कि आज मंडे है तो आज मुझे 2 चैप्टर्स एसएसटी के पढ़ने हैं, वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उनको कैसे मुझे रिवाइज करना है। एवरीथिंग हैज टू बी रिटन इन दैट। बच्चे क्या करते हैं, 7 से 8 ये करना है, 9 से 10 ये करना है, that's the schedule, but that is not the right way of creating a schedule। आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ता है। वो स्टडी प्लान में क्या करते हैं, हम पहले ही देखते हैं कि कितना सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज हैं, उन नंबर ऑफ डेज में कितने आवर्स हमारे आएंगे पर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा आवर्स देने पड़ेंगे। हर बच्चे का सब्जेक्ट, किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, किसी का साइंस स्ट्रॉन्ग है, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आपको ज्यादा टाइम देना है। ऑफ कोर्स, तो उसके लिए हमें टाइम निकालना है कि उसके लिए हमें कितने आवर्स देने पड़ेंगे, और जो हमारे सब्जेक्ट इजी है उसके लिए कितना मुझे टाइम देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हमें टाइम डिवीजन करना होता है कि कैसे आप एक चैप्टर अगर मान लीजिए किसी का एसएसटी बहुत वीक होता है, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ एसएसटी से डरते हैं रिलेटेबल। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उनको सिर्फ एसएसटी में मजा आता है, दे आर स्केयर्ड ऑफ मैथ्स। तो बहुत डिफरेंट बच्चे हैं, तो अपने हिसाब से आपको शेड्यूलिंग करनी है। कोई भी स्टैंडर्ड शेड्यूल आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो स्टडी प्लान पहले बनाना है कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने आवर्स देने हैं जिससे मेरा ये आई कैन कॉम्प्रिहेंड इट, आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड आई कैन लर्न इट। केवल रीडिंग नहीं करनी है, इट्स नॉट अबाउट रोट स्टडीइंग, इट्स अबाउट हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो उसको समझने के लिए आपको आवर्स चाहिए, तो उन पर्टिकुलर आवर्स को आपको फिक्स करना पड़ेगा। फिर उसको सब डिवाइड करना है कि मुझे लेट्स से 20 आवर्स फॉर मैथ्स फॉर एग्जांपल। सो अब पर डे मैं कितने आवर्स दे सकता हूँ, 2 आवर्स दे सकता हूँ, 1 आवर दे सकता हूँ, कितने आवर्स दे सकता हूँ, ये आपको डिसाइड करना है। एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स के लिए मेरा तो मानना है कि एवरी डे वन हैज टू do some theory subject and some practical subject, दोनों का बैलेंस साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। आइडियली मेरा ये मानना है कि मॉर्निंग, क्योंकि थ्योरीज आर लाइक लिटिल बोरिंग, सब बच्चों को लगता है आजकल के, मुझे नहीं लगता, बट हाँ आजकल के बच्चों को लगता है। तो थ्योरी को करने के लिए हमेशा मॉर्निंग टाइम रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड फ्रेश है, आपका बॉडी एक्टिव है एंड यू आर फुली अवेकन। तो आपका ब्रेन एक्टिव होने की वजह से आप जल्दी कॉम्प्रिहेंड करते हैं जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं। और आफ्टरनून के बाद आपको
प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स के लिए रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, या आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, ये सारी चीजें, या केमिस्ट्री के आपको रिएक्शंस याद करने हैं, वो सारी चीजें आप जो है टुवर्ड्स आफ्टरनून करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स देखे गए हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये आपने इस पर्सपेक्टिव से भी बोला कि कई बार हमें लेजीनेस फील हो जाते हैं इवनिंग टाइम में, हम लोग पूरा दिन काम करके हम लोग थक जाते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग प्रैक्टिकल कंसेप्ट को ज़्यादा इजीली लाइक इंटरेस्टिंग वे से हम उसे ग्रास्प कर लेते हैं, और थ्योरी में हम लोग थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बोरिंग हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो वो हमें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, राइट? सो जैसे आपने बोला मैम कि कई बार क्या होता है लाइक मेरा ऐसे स्ट्रॉन्ग है और किसी पर्टिकुलर पर्सन का मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है मैं उसी को ही ये सोच के कि मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको इग्नोर कर देते हैं, और जब रिजल्ट आता है या हम एग्जाम में बैठते हैं तो लगता है कि अरे ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और अब मुझे इसी की आंसर नहीं आता। मोस्टली स्टूडेंट डू दैट। उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये तो मुझे आता ही है, आई विल डेफिनेटली डू वेल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत होती है, आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको नहीं याद रहते हैं। सो रिमाइंडर्स इज ऑलवेज देयर, बट आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी टफ सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हो, आप उसको आधा घंटा दो, हाफ एन आवर में आप उसको कर लोगे इजीली, बिकॉज इट इज योर जॉनर, तो आप उस चीज को इजीली कर लोगे। लेकिन जो टफ सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हो। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट वेरीज, हर बच्चा अलग है, उनकी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी वीकनेसेस अलग है, तो इसलिए हमें स्केड्यूल भी अपने बच्चे के हिसाब से बनवाना चाहिए। पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जब बच्चा स्टडी प्लान बना रहा है तो उसको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। मान लीजिए आजकल बच्चों को एक और प्रॉब्लम है कि वो लिखना नहीं चाहते, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत ज्यादा गैजेट फ्रीक हो गए हैं तो उनको नहीं मन करता है लिखने का, तो राइटिंग स्पीड कम हो गई, राइटिंग स्किल्स लोअर डाउन हो गए। सो मेरा ये मानना है, जब भी आप प्रिपरेटरी लीव में रिवीजन कर रहे हैं, आप लिख के रिवाइज करें, उससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस आपकी राइटिंग स्किल्स भी, आपको थॉट्स आएंगे अच्छे अच्छे लिखने के टाइम पे, तो आप आराम से लिख पाएंगे, जो भी आपने याद किया उसको अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। लोग क्या करते हैं कि वीडियोस देख लिया, रैपिड रिवीजन एंड ऑल दैट, मतलब मैं ये नहीं कह रही ये चीजें बुरी हैं, दोज आर रियली हेल्पफुल, पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से बच्चे लिख के याद नहीं करते। तो लिख के याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको पर्टिकुलरली 3 आवर्स मिलेंगे, दैट्स इट, कोई भी आपको 1 सेकेंड भी ज्यादा नहीं देगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि 2.5 आवर्स में ही आपका सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर फिनिश हो जाए। जैसे आपको हाफ एन आवर का मार्जिन मिले कि आप रिवाइज करके देख लो कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, या कोई मेरा क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, अगर छूट गया है तो उसको ठीक से कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी शुड प्रोसीड। तो 2.5 आवर्स का माइंडसेट रख के कि 2.5 आवर्स में मुझे अपना क्वेश्चन पेपर फिनिश करना है। मेरा ये मानना है कि फर्स्ट हाफ में आप थ्योरी पढ़िए, सेकेंड हाफ में आप प्रैक्टिस सब्जेक्ट करिए, एंड लेट नाइट मीन्स 9 बजे, इट्स नॉट कि आफ्टर 12 o'clock, लेट नाइट आप अपना सैम्पल पेपर करके सोइए, और मॉर्निंग में उठ के उसको टैली करके आपकी कितनी चीजें सही है, कितना गलत है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिवाइज इट। तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो रही है, आपने अपना मैथ्स भी कर लिया, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर लिए, एंड आपने अपना थ्योरी सब्जेक्ट भी रिवाइज। सो दैट्स हाउ एक बहुत अच्छा तरीका मिल जाता है आपको सारी चीजें कवर करने का। एंड मैप्स आर रियली इम्पोर्टेंट एसएसटी में, बच्चे बहुत डरते हैं, बिल्कुल याद ही नहीं होते कि कैसे याद करें, कैसे प्रैक्टिस करें। सो मैप की प्रैक्टिस, बिना आप मैप्स लाके उसकी प्रैक्टिस किए बगैर आपको कभी भी मैप्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो एवरीडे कोशिश करें कि चलो एक मैप भी करें। अमेजिंग स्ट्रेटजी मैम। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे होगा अंडरस्टैंडिंग वर्सेस क्रैम। बच्चे कई बार सोचते हैं कि मैं ये लाइंस वर्ड टू वर्ड क्रैम कर लूँ, लर्न कर लूँ, और उसे समझने की कोशिश कई बार नहीं करते, और जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो वो वर्ड टू वर्ड तो ऑब्वियसली उनको नहीं याद रहेगा। तो ये आई थिंक सो ये कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है बच्चों में, जो हमारे टाइम पर भी होता था और शायद से आज भी होता है, डेफिनेटली होता है। स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि उन्हें सबसे पहले कंसेप्ट समझना है। अगर उन्होंने कंसेप्ट समझ लिया तो वो अपने वर्ड्स में उस चीज को इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। अगर उन्होंने कंसेप्ट ही नहीं समझा तो वो कभी भी उनको वर्ड बाय वर्ड याद भी कर लेंगे, वहां पे रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सो रोट स्टडिंग इज नेवर बीइंग इफेक्टिव, कभी भी इफेक्टिव नहीं होती वो चीज। सो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप कंसेप्ट को समझें कि व्हाट इज बिहाइंड दिस,
वर्ड्स पे मत जाइए, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन कितनी होनी चाहिए बिफोर एग्जाम? सी, अगर हम 2 months में स्टार्ट कर रहे हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच, तो एटलीस्ट 2 times फुल सिलेबस रिविजन होना चाहिए। जी। और अगर नहीं कर पा रहे हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, एटलीस्ट 2 टाइम। हाँ, 2 times। इन केस 1 टाइम होता है तो उसके लिए कुछ ऐसी की स्ट्रेटजी आप मुझे बताएं। अगर टाइम कम है हम्म। देन स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो बहुत कम वेटेज वाले हैं क्वेश्चंस या चैप्टर्स, उनको आप लेटर ऑन के लिए रख दीजिए। एंड जो ज्यादा वेटेज वाले हैं, जिनका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, उनको आपको पहले रिवाइज करना चाहिए। तो यही एक स्ट्रेटजी रहती है प्रॉपर रिवीजन की कि जो पहले रिपीट ज्यादा हो रहे हैं या हम लोग प्रीवियस एग्जाम्स देखकर चेक जिनका वेटेज ज्यादा है, आई शुड से वेटेज जिनका ज्यादा है, क्योंकि उनपे मार्क्स उतने ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो दैट्स व्हाई first revise those topics, those chapters. After that you can revise the easier one. ड्यूरिंग रिवीजन बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? लिख के ना याद करना। ओके, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है मैंने रीड कर लिया है, आई नो एवरीथिंग, बिकॉज उनका पढ़ा हुआ होता है। जी। सो दे थिंक अरे ये तो मुझे सब आता है। लेकिन when you start writing the answer, then you won't be able to recall it. So लिख के याद करने से क्या होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है और आपके ब्रेन में मेमोरी में भी वो चीजें इम्प्रिंट जाता है। इसीलिए हमेशा से बोलते हैं कि हाँ तुम लिख कर करो। हम भी हमेशा से सुनते आए कि तुम लिख के करोगी तो तुम ज्यादा याद रखोगी, ज्यादा देर तक याद रखेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हें। लेकिन यहाँ मैं एक चीज आपको रिमाइंड करा दूं कि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है। लाइक कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक होते हैं, कुछ विजुअल होते हैं, कुछ का ऑडिटरी होता है, कुछ का रीड एंड राइट होता है। तो जो रीड एंड राइट वाले हैं वो हमेशा हाई स्कोरर रहते हैं। रीड एंड राइट वाले, क्योंकि हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल स्टाइल से चलता आ रहा है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी अच्छे चेंजेस आए हैं। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस उन्होंने स्टार्ट किए हैं जिससे बच्चे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें रादर देन रटफाइंग इट। ठीक है, सो अभी इन्होंने काफी चीजें अच्छी चेंज करी हैं, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम है, इट विल टेक टाइम। तो अभी तो ध्यान देना है हमें राइटिंग स्किल्स पे। तो रीड एंड राइट वालों का हमेशा हाई स्कोर होता है। और जो ऑडिटरी है, जो काइनेस्थेटिक मींस जो फुल ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं। ओके, प्रैक्टिकल तो ऐसे बच्चों के प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट जहाँ थ्योरी आई वहाँ उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि हमेशा अपने नोट्स को पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। ओके, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, हाईलाइट करिए उनको, डिफरेंट कलर्स को यूज करिए सो दैट देयर माइंड कैन रजिस्टर इट। और जब वो रिवीजन कर रहे हैं तो उनके वो नोट्स बहुत काम आएंगे जो बुलेट पॉइंट्स वाले। तो जरूरी नहीं सबके लिए एक ही स्ट्रेटेजी काम करे। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, बट क्योंकि लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। अब जैसे विजुअल वाले हैं तो क्या होता है, उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। वो जब तक वीडियो देख रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर एक वीडियो तो उन्होंने देखा जो कि रिवीजन से रिलेटेड था, उसके बाद 4 वीडियोस देखे जो कि इससे रिलेटेड नहीं थे। तो क्या होता है ना कि आपका टाइम जा रहा है। सो कोशिश ये करें कि पहले चैप्टर को पूरा रीड करें, पढ़ें और उसके बाद तब आप रिवीजन देखें। तो आपका एटलीस्ट एक चैप्टर हो जाएगा। इसी तरह जो ऑडिटरी वाले हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि लाउड पढ़ें। हाँ, तो लाउड उनकी हियरिंग जो लिसनिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है ना, सो वो अपनी आवाज भी सुन रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि ऑडिटरी जिनका लर्निंग स्टाइल होगा वो बहुत ज्यादा लिख के नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो उनको लाउड पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी और को वो चीज समझा दे। उससे क्या होता है कि जब वो किसी और को वो चीज समझा देते हैं, भले ही अपने पेरेंट्स को बैठा ले, अपने छोटे भाई बहनों को बैठा ले, किसी को बैठा ले, उनको समझाते हैं तो उनको याद हो जाता है। जी बिल्कुल। और जो काइनेस्थेटिक वाले लोग हैं उनका तो थोड़ा और प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो एक जगह बैठते नहीं है। सो उनको हमेशा उनका फोकस चेंज होता रहता है, माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो उनको क्या करना चाहिए, व्हेनेवर दे आर स्टडीइंग दे हैव टू कीप स्ट्रोलिंग अपने रूम के अंदर। ज्यादा आप उनको स्टिमुलस नहीं चाहिए बहुत सारे, बट उनको अपने रूम में ही थोड़ा मूव करके और जोर जोर से पढ़ के उनको रिवाइज करना चाहिए। बट लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे फॉर्म क्या है, मुझे किस वे से लर्न होगा, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ। मतलब मुझे भी आपने ही बताया कि लाइक सबका पढ़ने का तरीका अलग है, ये मुझे भी पता है, बट उनको नेम दिया गया है और इस वे से वो अपनी चीजें याद रख सकते हैं। ये मुझे भी इतना क्लियर नहीं था, मैम ने क्लियर किया। सो पता ही नहीं होता बच्चों को। काउंसलिंग में मैं
ये सारी चीजें बताती हूँ बच्चों को। ओके उनका हम टेस्ट लेते हैं कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से हम उनको ये बताते हैं कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। और आई हैव एग्जाम्पल्स, मेरे पास एक बहुत अच्छी फ्रेंड की डॉटर थी, ओके सो बहुत ही लो स्कोर करती, 12th क्लास में, शी वाज स्कोरिंग वेरी लो। ओके तो प्रिंसिपल ने बुला के कहा कि आप सोच लीजिए कि आपको इस साल नोट्स देने भी है कि नहीं देने। सो बहुत पैनिक में वो लोग मेरे पास आए, एंड देन फिर मैंने बात करी, मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। तो आई टुक हर टेस्ट, फिर आई फाउंड कि उसका वो काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल था, वो रीड एंड राइट में वो बच्चा इफेक्टिव होगा ही नहीं होगा क्योंकि उसका स्टाइल ही नहीं है। देन आई स्टार्टेड काउंसलिंग हर। फिर मैं उसको बोला कि आप पहले तो बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, उसको डिफरेंट कलर्स का लीजिए, प्रोज को रेड कर दिया, कॉन्स को आपने ग्रीन कर दिया, ब्लू कर दिया, व्हाटएवर कलर यू लाइक। तो मल्टीपल आपने हाइलाइटर्स खरीद लिए एंड उसने वैसे ही सारे नोट्स बनाए, एंड देन शी यूज्ड टू मूव अराउंड। एंड उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो किसी को बुला के तो आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो मैंने कहा आप अपने जितने भी स्टफ टॉयज हैं उनको रख लीजिए और उनको पढ़ा दीजिए। और उसको एक व्हाइट बोर्ड प्रोवाइड कराया गया, एंड व्हाइट बोर्ड पे वो प्रॉपर जैसे एक टीचर पढ़ाता है, सो वैसे उसने सारे चैप्टर्स अपने रिवाइज किए, एंड फाइनली शी गॉट 85% मार्क्स इन क्लास 12th। सो ऐसे ये सारी चीजें इफेक्टिव होती हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। ये पेरेंट्स का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हेनेवर दे आर डिजाइनिंग देयर लाइक एग्जाम स्ट्रेटेजी, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, स्टडी प्लान जब बन रहा है, तो वहाँ पे पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बच्चे अभी 15-16 साल के हैं या 17-18 साल के हैं, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता। सो इट इज योर रोल कि आप आए और आप अपने बच्चों को हेल्प करें। थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए आपको और गाइडेंस चाहिए। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि पेरेंट्स एक पैटर्न वे में लाइक पढ़ाते हैं बच्चों को, या फिर उनको बोलते हैं कि तुम इस वे में पढ़ो, लिखो और याद करो, लिखो याद करो। एक कॉमन वे यही है, उनको भी पता है, ठीक है। बट आपने जैसे बताया कि हर किसी पर्सन का रीडिंग राइटिंग लर्निंग स्टाइल अलग होता है, तो पेरेंट्स को भी शायद ये चीज जानना जरूरी हो जाता है कि हर बच्चा डिफरेंट है, आपका बच्चा अलग हो सकता है, उसका स्टाइल अलग हो सकता है। जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक तो बच्चे की लाइफ का वो फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट एक्सपोजर टुवर्ड्स द स्ट्रेस, जी, जहाँ उसको सच में एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा होता है। तो अभी तक तो वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में पल रहा है। फर्स्ट चैलेंजिंग सिचुएशन 10th बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके 12th भी है, क्योंकि 12th में स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है। सो 10th वालों के लिए तो स्पेशली मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, कि वो आसपास रहें, वो सपोर्ट करें, वो गाइड करें, टाइम दें। अगर आप फिजिकली टाइम नहीं दे सकते, एटलीस्ट वर्चुअली टाइम दें। आप वीडियो कॉल पे पूछे, आप उनसे फोन पे बात करें, आप उनको गाइड करें कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। बट मैं अगर आज के यूथ की बात करूँ तो आज का यूथ ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मतलब अगर अपने पेरेंट्स को कुछ वो कन्वे करना चाहे तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि क्या करना है बताकर, मतलब नहीं बताओ, इससे अच्छा थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से शेयर कर लो, चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, उनके साथ शेयर कर लो, एआई की सपोर्ट ले लो रादर देन कोई ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, देखिए आपके पेरेंट्स के पास जो एक्सपीरियंस है वो आपके फ्रेंड्स के पास नहीं है, वो भी आप ही की एज के हैं, वो भी लाइफ में चैलेंज फेस कर रहे हैं। सो जो एक्सपीरियंस एक मेच्योर पर्सन के पास मिलेगा वो आपको अपने फ्रेंड्स के पास नहीं मिलेगा। ऑल्दो दे आर गुड, दे आर सपोर्टिव, मैं मानती हूँ काफी जरूरी होता है फ्रेंड सर्कल का भी होना, और कई बार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, बट उनका पर्सपेक्टिव उतना ब्रॉड नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं करी लाइफ में, है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी पर्सन से, चाहे वो काउंसलर हो या आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके क्लास टीचर है, आपके सब्जेक्ट टीचर्स है, आपके ट्यूशन टीचर्स हैं फॉर दैट मैटर, या आपकी किसी काउंसलर से आप मिलना चाह रहे हैं, उनसे भी मिलकर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और स्पेशली आजकल की जनरेशन को ये लगता है कि हेल्प लेना इज अ वीकनेस, लेकिन मेरा ये मानना है कि आस्किंग हेल्प इज अ वेरी करेजियस जॉब। क्योंकि जब आपको पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और आपको ये भी पता है कि हाउ टू एड्रेस इट, सो यू आर इन अ राइट ट्रैक। सो हमेशा कोशिश करिए कि अगर आप खुद से अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप हेल्प लें। देयर इज नथिंग हार्म टेकिंग हेल्प। राइट मैम, मैं बहुत कॉमन चीज के बारे में बात करूंगी, ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं फेस करता,
एक यंगस्टर भी फेस करते हैं, एक कॉर्पोरेट पर्सन भी फेस करते हैं, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें प्रोक्रेस्टिनेशन अफेक्ट करता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों। उसका बहुत इफेक्टिव वे है कि यू हैव टू मेक एवरी डे टू डू लिस्ट ओके। कि कल मुझे क्या करना है, वो रात में करके बैठना है। When you are going to sleep, आप जाने से पहले अपना एक लिस्ट टू डू लिस्ट बनाइए एंड एंड ऑफ द डे आप उसमें टिक मार्क करके मैंने क्या क्या काम कर लिए हैं जी। और शेड्यूलिंग का वो भी एक पार्ट होता है हमारा। वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आप क्या अपने शेड्यूल पे स्टिक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे आप अपने शेड्यूल को फॉलो करते हो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव फील करते हो, आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट मिलता है, फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो उससे आपको आगे अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को नेगेटिव थॉट्स बहुत अफेक्ट करते हैं कि शायद मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, मे बी मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, या एग्जाम देने के बाद ऐसा लगता है कि शायद अगर मेरा रिजल्ट अच्छा ना आया तो। देखिए यहाँ पे तो मैं ये कहूंगी बच्चों से कि सबसे पहले तो सेल्फ नेगेटिव टॉक से बचे। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, यू नो एवरीथिंग और आप अच्छा ही करेंगे। सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फुली प्रिपेयर्ड एंड आई विल डेफिनेटली डू इट इन माय एग्जाम। सो इस तरीके से आप बोल भी सकते हैं और मन में रिवाइज भी कर सकते हैं इस चीज को। तो मैम हमारा एग्जाम टाइम पर प्रॉपर टाइम शेड्यूल कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोचिंग्स भी ले रहे हैं, हमारा पर्सनल टाइम भी हमें चाहिए और सेल्फ स्टडी भी चाहिए, डाइनिंग टाइम भी चाहिए, तो ये कैसे हम सब मैनेज कर सकते हैं? सी वी कॉल इट टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। ओके। इसमें शेड्यूलिंग ही करते हैं। जैसे कि एक स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं कि बच्चा 7 बजे सो के उठ रहा है, तो हमने 7 से 9 का टाइम फिक्स कर दिया कि उसके डेली रूटीन, एक फ्रेशन अप, टेकिंग अ बाथ, हैविंग ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा। 9 to 11 एक आपने सेशन बना लिया कि 9 to 11 मुझे ऐसे हिंदी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ लिया हमने। 11 o'clock से फिर आपको ब्रेक लेना है। और ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, या तो बहुत सारे ब्रेक्स ले लेते हैं कि आधा घंटा पढ़ा एंड ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट पढ़ा फिर ब्रेक ले लिया। सो वो ब्रेक्स भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। जब आप बहुत कम ब्रेक लेते हैं तो आपका माइंड टायर्ड हो जाता है, आप कुछ भी ग्रैस्प नहीं कर पाते। तो कोशिश ये करें, आइडियल मुझे जो लगता है इस 1.5 hours के बाद आप 10 minutes का ब्रेक लें। और एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद आप फिर जब 10 minutes के ब्रेक के बाद आप उठोगे तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने 9 to 11 आपने हिंदी पढ़ लिया, मैं कह रही थी आपसे 10 मिनट का आपने ब्रेक लिया, उस ब्रेक पे आपको सोशल मीडिया में इंडल्ज नहीं होना है, आपको फोन नहीं देखना है। यू कैन रोम अराउंड इन द हाउस, यू कैन हैव स्मॉल स्नैक्स, कुछ खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। वाटर इज रियली इंपॉर्टेंट, कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। अपने पेरेंट्स या किसी से थोड़ी बार चिट चैट कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि वो चैटिंग फोन पे ना हो, फोन पे ना हो। आप फोन कॉल कर सकते हैं, दैट इज ओके कि आप किसी से बात कर, मान लो पेरेंट्स घर पे नहीं है तो आपको मन हुआ कि मम्मा में बात करना चाहते हो, यू कैन टॉक। बट आपको ये नहीं करना है कि आप इंडल्ज हो रहे हैं उसमें, कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग चल रही है या आप व्हाट्सएप पे चिट चैट करते जा रहे हो, दैट इज नॉट डन, क्योंकि उससे आपका ब्रेन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो रहा है, उसका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो रहा है आपका, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर आप जब पढ़ने बैठो तो आप यू विल फील टायर्ड, आपका ब्रेन रिलैक्स तो नहीं हुआ है, थक चुका है आपका ब्रेन। तो उसके बाद आप कोशिश करें कि 11:30 से लेट्स से आप पढ़ने बैठ गए, 11:30 से 1:30 आपने एक और सब्जेक्ट ले लिया ऑफ योर चॉइस, और उसके बाद आपने ब्रेक लिया खाने के लिए, 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। आपने लंच किया, आप थोड़ा रिलैक्स हुए, थोड़ा आप मन हुआ तो एक वेब सीरीज का एक आपने एपिसोड देख लिया हाफ एन आवर का, दैट इज ओके, दैट इज ओके, दैट इज कम्प्लीटली ओके। देखिए आपके ब्रेन को भी रिलैक्सेशन वैसे चाहिए। आप एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। लोगों को लगता है कि बोर्ड एग्जाम आगे केबल कटवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। नो, नॉर्मल रूटीन बच्चे का वो बच्चा है, ठीक है। सो कोशिश ये करें कि हाँ, मैं जो इंडल्जेंस वाली चीज उससे दूर रहिए। आप हर चीज को टाइम में ब्लॉक कर दीजिए कि आप आधे घंटे में आप खाना खा लीजिए, लेकिन
मैं यहाँ कहूंगी खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना। ओके ओके, ये तो यूजुअली होता ही है, नहीं करना है बिकॉज Okay. whenever you're eating it should be a conscious eating. Eating. आप क्या खा रहे हो ओके और कितना खा रहे हो। ओके, ठीक है। सो हाफ एन आवर में आप खाना खा लीजिए, हाफ एन आवर आप अपना रिलैक्स होकर टीवी नैप भी ले सकते हो उस टाइम, नैप ले लीजिए, मतलब मैं सिर्फ ऑप्शंस बता सकती हूँ, Okay. आई कैन नॉट सबसे स्टैंडर्डाइज हाँ, कि आप क्या चूज करना हाँ। चाहते हैं जी। तो आपने नैप ले लिया, उसके बाद आप उठ रहे हो और उसके बाद आप 3:30 से फिर कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कोचिंग है, फॉर एग्जांपल 3:30 से लेकर 6:30 आपकी कोचिंग है, तो आपकी कोचिंग का टाइम हो गया एंड उसके बाद आप आइए, आप जो भी आपको लाइट स्नैक्स खाना है वो खाइए और आप गो फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ओके 1 आवर की फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके थ्रू आउट द डे 24 आवर्स में। और अगेन आपको लगेगा कि शायद बच्चा पढ़ नहीं रहा, अरे टाइम वेस्ट हो जाएगा। नो, कुछ टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो 5 घंटे ऑलरेडी दे दिए। 9 घंटे पढ़ चुका है जी। दिन भर में। 9 या 10 घंटे से ज्यादा कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता, राइट। तो 4 घंटे वो पहले पढ़ चुका है, 3 घंटे वो बाद। अब उसको आके कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ सैंपल पेपर करना है, ओके, या फिर जो सुबह से उसने शाम तक पढ़ा है, मे बी उसको रिवीजन रिवाइज करके एंड देन सैंपल Test दे पेपर, सकते क्योंकि हैं। 2.5 घंटे का ही सैंपल पेपर करना है उसको, राइट। तो 1 घंटा आप आराम से निकाल सकते हैं फॉर फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें कि आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए। Okay. अगेन आप मतलब प्ले स्टेशन पे खेल रहे हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है Physical बाहर activity जाके ज्यादा। आउटसाइड हम्म। योर हाउस अपने फ्रेंड्स के साथ आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नहीं तो रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, जिम जाना है जिम जाइए अगर जाते हैं तो। सो इस तरीके की एक्टिविटीज के बाद जब आप आओगे, you'll be relaxed, your mind will be relaxed. उसके बाद आप एक छोटा सा रिवीजन करके and then you can Sample. take your sample paper. ओके और कोशिश ये करें कि डिनर बाय 9 और 9:30 आप डिनर कर लीजिए। अगर आप सैंपल पेपर कर रहे हैं तो बीच में तो आप नहीं उठोगे, बट उसके बाद डिनर करने के बाद आप लास्ट में अपने म्यूजिक सुनना है जो करना है करें, एंड देन बाय 10:30 और 11 यू शुड स्लीप। ओके, तो कितना अप्रोक्सीमेटली कितने आवर्स की स्लीप एक बच्चे को मिलनी चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम? मेरे हिसाब से 7 to 8 आवर्स स्लीप ओके, इज रिक्वायर्ड। आजकल बच्चे करने लगे रात भर जगना पढ़ते है, हैं। पढ़ना है, विच इज नॉट अ गुड कंसेप्ट। क्योंकि जब मॉर्निंग में बच्चा पढ़ता है लाइक फ्रॉम 5 AM to 9 AM, ओके, तो ग्रैस्पिंग पावर 100% होती है, और जैसे जैसे दिन निकल जाता है ग्रैस्पिंग कम पावर होती लोअर जाती डाउन होती जाती है। लेकिन इन द इवनिंग 7 से लेकर 9 तक फिर भी 80% आपकी ग्रैस्पिंग पावर होती है, ओके, लेकिन आफ्टर 9 फिर डिक्रीजिंग हो जाती है। ओके। एंड अब आजकल बच्चे 12 बजे पढ़ने बैठते हैं रात के 12 सोचते बजे। हैं कि हम दिन में सो हाँ। जाएं या रिलैक्स करें या कुछ भी But एंगेजिंग करें। मैं बता दूं हाँ। कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक आपका जो ग्रास्पिंग पावर होती है सिर्फ 20% होती है। ओह, So that means your brain is not retaining whatever you are studying. So कोशिश ये करें। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं इवनिंग पर्सन हूँ, बट मेरा ये मानना है कि जब ग्रास्पिंग पावर 100% तब क्यों ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। सो 5 o'clock तो आजकल के कोई बच्चे उठते ही नहीं। नहीं। अगर आप 7 o'clock भी उठ रहे हैं और आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में आप 2 घंटे निकाल के पढ़ सकते हैं, दैट इज रियली गुड। तो मैम आपने ये सब चीज तो बहुत अच्छे से कन्वे कर दी। अब मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है डाइट को लेकर। यूजुअली अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ तो वो कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? See, आजकल जो इतना इजीली अवेलेबल हो गया है ना जंक फूड, सो बस एक क्लिक अवे। सो इस वजह से ये सारी डाइट की जो डाइटरी हैबिट्स बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। तो एग्जाम टाइम में स्पेशली मैं कहूँगी कि कोशिश करें कि होम कुक्ड फूड खाएं। ओके, कोशिश करें कि बहुत ज्यादा हैवी या ऑयली स्पाइसी फूड ना खाएं। अवॉइड जंक फूड, अवॉइड जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कौन सी चीज जाके आपके सिस्टम को हार्म करेगी, और आपका वो टाइम चला जाएगा। जब अगर आप बीमार हो गए तो आपका वो टाइम चला जाएगा, आपका रिवीजन का भी टाइम चला जाएगा, और अगर गॉड फॉरबिड अगर आप एग्जाम टाइम में बीमार हो गए तो आप एग्जाम देने कैसे जाओगे? सो कोशिश ये करनी चाहिए कि होम कुक्ड फूड, इट शुड बी हेल्दी फूड, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, ऐसा फूड आप प्रेफर करें। और इसमें यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ बच्चे होते हैं कि बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल दे आर स्टार्विंग, क्योंकि एंशियस इतने हो जाते हैं कि उनको लगता है कि
खाना खाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं पढ़ लेती लेते हूँ। हैं। लेकिन दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आपको फूड नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। लो एनर्जी के साथ जब आप पढ़ने बैठोगे, यू फील लेजी, यू फील डिजी, एंड आपका ब्रेन भी उतना एक्टिव नहीं होगा, तो आप ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, इट इज नॉट गोइंग इन योर माइंड, इट इज यू आर अनेबल टू रिटेन इट। तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि या तो बहुत ज्यादा लोग ओवर ईटिंग भी करने लगते हैं, दे कीप ऑन मंचिंग, क्योंकि वो एंशियस है। तो आइसक्रीम है तो पता आइसक्रीम ही खाते जा रहे हैं, चॉकलेट है तो चॉकलेट ही खाते जा रहे हैं। सो डू नॉट इंडल्ज, अगेन आई विल से डू नॉट इंडल्ज। आपको खाना है, आप हेल्दी स्नैक्स खाओ, आप फ्रूट्स का एक बोल बना लो, वो खाओ, आप मखाने खा सकते हो, आप कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। कि मैंने बहुत सारे बच्चों को कॉफी पी के पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज आल्सो अ वेरी रॉन्ग लाइक कांसेप्ट। ये ट्रेंड में भी आ गया, कहीं ना कहीं वो ट्रेंड से भी इफेक्ट होते हैं कि नहीं दैट्स कॉफी रियली रॉन्ग ट्रेंड आई शुड से, हम्म। क्योंकि कैफीन वैसे भी टीनेजर बच्चों के लिए इट्स वेरी हार्मफुल, हार्मफुल। स्पेशली टीनेजर बच्चों के लिए इट्स रियली हार्मफुल, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और कैफीन उसको हैम्पर करता है, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं आपके और हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, और उस टाइम पे जब आप कॉफी पी रहे हो तो इट एब्रप्ट द प्रोसेस, द नेचुरल प्रोसेस उसको एब्रप्ट कर देता है। तो कोशिश करना चाहिए कि कॉफी से तो बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि रात में नहीं जगना है। ठीक है, वो कॉफी इंटेक इसीलिए तो कर रहे हैं कि रात में जग सके, कि उनका कंसेप्ट कहीं ना कहीं ये है कि रात को जाग के पढ़ लेंगे, तो ये कंसेप्ट को ठीक करना आई थिंक सो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड 12 से 3 जब आप सिर्फ 20% रिटेन कर रहे हो, तो क्यों रात में जगना है? इसी में ही तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है, कि उनको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ता है कि उनका टाइम शेड्यूल बनाए, उनका ईटिंग हैबिट्स अच्छी करें, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो आप इसके बारे में। अब जैसे मैं डाइट की बात कर रही थी, तो वहां पे क्या होता है कि अब आप हाइड्रेशन में क्या होता है, पढ़ रहे हैं, पानी पीना भूल जाए, एंड उससे बहुत सारे स्टमक एक होना शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। सो कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। आपको वाटर के लिए नहीं उठना है, वाटर ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है? कीप वाटर बिसाइड यू, अपने पास रखिए पानी और पीते रहिए। तो हाँ, अगर उसके बाद आपको लगता है तो कुछ नेचुरल फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं, लाइम वाटर ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, इस तरह की चीजों पे जाइए। शिकंजी पी लीजिए, अभी तो खैर सर्दियों में जब तक एग्जाम आएंगे काफी मौसम चेंज होता है, तो शिकंजी ले सकते हैं। इस तरह की चीजें आप लीजिए जो नेचुरल हैं, जो हेल्पफुल रहेंगे आपको हाइड्रेट करने पे। कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, ब्लैक कॉफी, दीज थिंग्स नेवर वर्क, या इवन चाय भी, इट डजंट वर्क। तो आप कोशिश करें कि अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, जिससे कि आपका पूरा फोकस सिर्फ आपकी पढ़ाई पे हो। सो दैट्स व्हाई डाइट इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें आप मुझे पेरेंट्स का रोल भी बताएं। सी, पेरेंट्स का रोल तो थ्रू आउट द एग्जाम्स और प्रिपरेटरी लीव में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम किसी चैलेंज को ले रहा है, किसी स्ट्रेस सिचुएशन में जा रहा है, तो आपको सबसे पहले तो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। शर्मा जी का लड़का 90% मार्क्स लाया है, एग्जांपल देके या थर्ड पर्सन की वो बात नहीं करना है, क्योंकि आपका बच्चा डिफरेंट है। हर बच्चा डिफरेंट है। जो आर्टिस्टिक बच्चा है वो जरूरी नहीं कि मैथ्स में अच्छा करे, और जो मैथ्स में अच्छा करे जरूरी नहीं कि वो गाना गा सके। सी, तो देयर आर डिफरेंट पीपल। तो हमें ये देखना मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, मेरे बच्चे का वीकनेस क्या है, उसके बेसिस पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। आपका एक बच्चा जो है वो 95% मार्क्स लाएगा, दूसरा बच्चा शायद 75% लाए। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी चाइल्ड। आपको एक्सपेक्टेशन भी वैसी रखनी है, रियलिस्टिक सी आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है। ठीक है, मेरा बच्चा अपना 100% दे, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करे, उसके बाद उनकी रिजल्ट्स की चिंता ना करे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उसके, वो पूरी मेहनत करे, मेक श्योर कि वो पूरा अपना 100% दे, मेक श्योर कि वो पूरा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जितना उसको समझ में आ रहा है, अच्छे से एग्जाम दे, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और वो अच्छे से एग्जाम लिखे। दैट इज योर फोकस। फोकस डाइवर्ट होकर होता है तुम्हें 90% मार्क्स लाना है, वरना तुम्हें साइंस नहीं मिलेगा। सो दैट इज अ रॉन्ग। पहले ही रिजल्ट के लिए बात कर लेते हैं, रादर देन उनकी प्रिपरेशंस पर फोकस करना और किसी और चीज पर। ठीक है, अगर उसको साइंस नहीं मिला, हो सकता है कि वो कॉमर्स में बहुत अच्छा करे, या हो सकता है वो ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छा करे। इवन माय बोथ द सन्स आर क्वाइट डिफरेंट। एक बेटा मेरा आईटी में है, लाइक एआई
मैं उसने बीटेक किया है, दूसरा बेटा कहता है मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा। ओके, ऑफ कोर्स डिफरेंट है। इंटायरली डिफरेंट। उसको सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिजाइन, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, सो बोथ ऑफ देम आर इंटायरली डिफरेंट। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा मेरे बच्चे को क्या चाहिए, जी जी। उसके सपने क्या है, वो कहाँ अच्छा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो प्रॉपर कई बार कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कई बार हम लोग सिबलिंग्स के बीच में भी कंपैरिजन कर लेते कि तुम्हारा ब्रदर और तुम्हारा सिस्टर पहले कितना अच्छा स्टडी करता था, वो कहाँ तक पहुंच गया, और तुम जो हो वो कहीं ना कहीं छोटा जो बच्चा होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर मान लो पहले वाला बच्चा अच्छे से नहीं कर पाया तब भी प्रेशर होगा, अगर उसने पहले वाले ने अच्छा कर दिया तब भी कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो चीज भी शायद कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है एक बच्चे को। डेफिनेटली। तो यहाँ पे पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी से। हाँ। आपको अपने बच्चे की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है उससे। अगर वो 75% ला रहा है अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, कि उसने अपना 100% तो दिया। और जरूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर बने, हर बच्चा डॉक्टर बने। देयर आर मल्टीपल करियर ऑप्शंस जिनको वो ऑप्ट कर सकता है। तो उसके लिए आप पैनिक बटन बनने के बजाय एक सपोर्ट सिस्टम बनो। कई बार बच्चे कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग में भी एंगेज हो जाते हैं कि अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ कुछ और कर रहे हैं, तो दैट्स अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि मैथ्स कर रहे हैं, साथ में म्यूजिक चल रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, साथ में रीडिंग भी चल रही है, या खाना खा रहे हैं एंड दे आर वाचिंग टीवी। सो कंप्लीटली नो टू मल्टीटास्किंग, कंप्लीटली नो। लोगों ने बहुत हाइप क्रिएट किया मल्टीटास्किंग को कि आई एम अ मल्टीटास्कर, एज इफ इट इज अ वेरी गुड थिंग। नो, योर ब्रेन इज गेटिंग वेरी कंफ्यूज सिग्नल। समझ में ही नहीं आ रहा उसको कि क्या चीज रिटेन करनी है, क्या चीज छोड़नी है। ठीक है, सो कोशिश करें कि मल्टीटास्किंग ना करें। इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है, आपको रिविजन करना है और आप तैयार हो रहे हैं एग्जाम के लिए, तो ठीक है, दैट इज ओके। एक फिजिकल वर्क है, एक मेंटल वर्क है, दैट इज ओके। बट ये मत करिए कि मैथ्स करते वक्त आप म्यूजिक सुन रहे हैं या चिट चैट करते हुए आप सामने वीडियो देख रहे हैं। नो, तो ये सब चीज ये नहीं करना है, क्योंकि आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो रिटेन नहीं कर पाता है, दोनों ही एक्टिविटीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि कौन सी चीज पे मुझे ध्यान देना है, फोकस डाइवर्ट होता है। तो मैम अब आ जाता है एग्जाम डे पर। एग्जाम डे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिनका बोर्ड एग्जाम है। तो उस दिन किन चीजों को उन्हें ध्यान देना है, रिवीजन कितनी करनी है, उससे एक दिन पहले कितना फोकस करना है स्टडी पर, स्लीप कितनी होनी चाहिए, या पर्टिकुलर उस दिन क्या चीजों को ध्यान देना है? डे ऑफ एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम एडवांस में ही अपनी प्रिपरेशन करके रखें। अगर आपका जो पेंसिल पाउच है वो एज पर द बोर्ड आपके ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर सारा आपका जो भी स्टेशनरीज है वो होनी चाहिए, आपका एडमिट कार्ड, आपका स्कूल आईडी कार्ड वो हैंडी होना चाहिए आपके पास, कि आप उसको लेके तुरंत लेके जा सकें, ये सारी चीजें। एंड आपकी यूनिफॉर्म ऑल्सो, लास्ट मोमेंट पे आप कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, तो आपकी यूनिफॉर्म भी पूरी आयरन की हुई, सब कुछ पहले से आपको एक दिन पहले आपको करके रखना है। एंड आपको ये पता होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, वहां पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना ट्रैफिक होता है, व्हाट विल बी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कई बार बच्चे टाइम से निकलते हैं और ट्रैफिक में फंस गए, तो पीक आवर्स में कितना ट्रैफिक होता है उनको ये भी पता होना चाहिए। थैंक्स टू गूगल बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है आजकल। सो वेल इन एडवांस उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है कि मुझे जाने में कितना टाइम लगेगा, मैं कितने बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 है तो कोशिश करें कि आप 9 o'clock तक वहां पहुंच जाएं, जिससे कि आपका मेंटली आप सेटल डाउन हो जाएंगे, आप अपने हॉल में पहुंच के भी यू विल बी रिलैक्स्ड। तो आपको वो ईगरनेस नहीं होगी, वो एंशियसनेस नहीं होगी कि मुझे अभी पहुंचना है, अभी जल्दी से जाना है, कितना टाइम और लग जाएगा, बिकॉज दोस थिंग्स क्रिएट पैनिक। वहाँ आप मेंटली रिलैक्स्ड रहोगे और आप सही तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ोगे। जब आप आपका पैनिक बटन दब जाता है ना, तब आपको चीजें दिखनी, सामने रखी हुई चीजें पता नहीं चलता। सो इसलिए थोड़ा सा अर्ली आपको पहुंचना चाहिए। एंड
सेकंड थिंग कि जब आप उठने की बात कर रहे थे आप कि कितना सोचिए, तो मैं तो हमेशा कहूंगी कि आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए, क्योंकि 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपके माइंड, आपकी बॉडी, सब चीज को रिलैक्स कर देती ड्यूरिंग एग्जाम और पर्टिकुलर जब एग्जाम चल रहा है तो उस टाइम पर हमें क्या चीजों का ध्यान देना है जब हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एग्जाम? है। मेरे हिसाब से कि जब आपका एग्जाम है उससे 4 घंटे पहले एटलीस्ट आपको उठ जाना चाहिए, जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव हो जाए। और जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप फुली फोकस्ड रहे अपने एग्जाम के ऊपर, आपको नींद ना आ रही हो या आपको ये ना लग रहा हो कि मैं बहुत थक गया हूँ, लेजीनेस ना हो, डिजीनेस ना हो। इसलिए हमेशा 4 घंटे पहले आपको एग्जाम से 4 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये फील करना चाहिए कि मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे सब आता है, जो भी मैंने पढ़ा है बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक माई एग्जाम। ये सारी चीजें आपको एक बूस्ट देती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट देती हैं, और आप वहां जाके इजीली बहुत अच्छे से उसको कर सकते हो। तब आपको लगेगा नहीं, आई कैन डू इट, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, यू फील मोटिवेटेड। राइट। तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं, जब बच्चा कोई एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है तो उस टाइम पर उसे क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप पहुंच गए अपनी एग्जामिनेशन हॉल में एंड यू आर सिटिंग, तो अपने थॉट्स को थोड़ा कंपोज करिए। बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होके दे आर चिट चैटिंग, गॉसिपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ट्राई टू हैव मिनिमल कॉन्वर्सेशन। आपका माइंड फोकस्ड होना चाहिए उस टाइम पे। और बच्चे कहते हैं फ्रेंड्स से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो बातें शुरू हो गई, गॉसिपिंग शुरू हो गई। नहीं करना है, आप थोड़ा यू शुड बी ऑन योर ओन, थोड़ा सा अपने को लिमिट करिए। अपने जो आपने रिवाइज किया है उसको दोबारा अपने माइंड में एक बार आप अपने जो भी पॉइंट्स आप रिवाइज करना चाहते हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। एंड ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव पीपल, जो आते हैं ना पैनिक बटन दबा देते हैं कि अरे तुमने ये सिलेबस किया है, अरे तुमने ये वाला क्वेश्चन किया है। डोंट टॉक टू those people. Try to avoid those people. अगर नहीं मानते just go from there. क्योंकि क्या होता है ना कि वो खुद पैनिक में है और वो आपका पैनिक बटन भी प्रेस करके जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। सो कोशिश करिए उनको अवॉइड करें। पहली चीज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए तो वहां पे रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स में है उसको पहले अच्छे से टाइम लगा के एटलीस्ट 2-3 मिनट्स या 4-5 मिनट्स आप उसमें लगाइए। आप पूरा क्वेश्चन पेपर पहले ठीक से पढ़िए। आप जो कॉपी मिलती है आपको नोटबुक, उसमें जो आगे फिल करना पड़ता है, आप अपना पहले रोल नंबर वगैरह बहुत केयरफुली उसको फिल करें। कई बार बच्चे पैनिक में रोल नंबर गलत फिल कर देते हैं और ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। हाँ, और कॉमन होती है, बट उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। अगर आपको लगा कि मैंने गलत लिख दिया तो उसको ठीक कराने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आपका टाइम चला जाएगा। सो इट्स बेटर कि जब आप वो नोटबुक के फ्रंट पेज फिल कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली फिल करें। एंड क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आ गया है तो आप उसको पहले केयरफुली पूरा पेपर रीड करें, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टिल लास्ट क्वेश्चन, और सारे सेक्शंस देखें कि केयरफुली ये चेक करें कि 4 सेक्शंस हैं कि 5 सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस डिवाइड कैसे किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि ऑप्शन में था दोनों करके आ गए या ऑप्शन दिखाई नहीं। जी 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 बिल्कुल ठीक है। सो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको थॉरली आपको पढ़ने, एंड देन कंपोज योर थॉट्स, कंपोज योर माइंड, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। और यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप उस सेक्शन को पहले करें जिसका वेटेज ज्यादा है, क्योंकि अगर ज्यादा वेटेज वाला मार्क्स क्वेश्चन आपका छूट गया तो आपका ज्यादा लॉस होगा। सो स्टार्ट विद हाई वेटेज वाले से। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है, मुझे नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट विद जो इजियर लग रहा है उस सेक्शन फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उस सेक्शन से आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर मुझे बहुत टफ लग रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे थॉट्स आते हैं बच्चों को कि अरे इसमें से मेरे को लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं आता। सो स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन जो कि आपको लग रहा है कि मैं 100% कॉन्फिडेंस हूं, तो वहां से स्टार्ट करिए। बट नॉर्मली आप हाई वेटेज वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी इजियर वे है। तो कई बार हम ये चीज देखते हैं कि बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, और उस टाइम पर कई बार वो अपने फ्रेंड से भी नहीं बात कर रहे होते, अपने पेरेंट्स से भी नहीं बात कर रहे होते, तो उस टाइम पर कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता जो उन्हें
उनके लेवल पर समझ सके, तो उस टाइम पर वो कहाँ जा सकते हैं होके? सी मैं तो बच्चों को यही बोलूंगी, सबसे पहले अगर आपको हेल्प चाहिए तो आस्क योर पेरेंट्स, क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल होते हैं आपके लिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनसे नहीं बोल पा रहा हूँ, तो सीबीएसई भी हर साल हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड करती है जहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बच्चों की। हमेशा वो गाइड करेंगे कि आप ऐसे सोचो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो प्रिपरेशंस के लिए भी बता देते हैं, आप ऐसे ऐसे स्ट्रेटजीज भी बता देते हैं कि आप ये करिए, ऐसे करिए, ऐसे आप प्रिपेयर करिए पर्टिकुलर चीज। तो काफी अच्छी चीजें हैं। एंड उसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है वहां भी नहीं बात करनी, आप अपने क्लास टीचर्स से, अपने टीचर्स से भी बात कर सकते हैं। दे आर देयर, वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए रहते हैं। और तब भी आपको लग रहा है कि नहीं, तो आप किसी भी काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, करियर काउंसलर से या किसी भी काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कई बार हम ये सब चीज फेस करते हैं, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन स्ट्राइक किया, क्योंकि कई बार मैं भी किसी बच्चे से बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मे बी उसकी प्रिपरेशन अच्छी है, पर बैक ऑफ द माइंड वो कहीं ना कहीं थोड़ा टेंस्ड है कि उसका पेपर कैसा जाएगा। अगर पेपर हो गए हैं तो उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट की टेंशन रहती है कि रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, मुझे आगे मेरी चॉइस की स्ट्रीम मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और अगर वो बच्चा +2 में है तो कहीं आगे एडमिशन मिल पाएगा या नहीं। तो आफ्टर एग्जामिनेशन जो उनका फेस जाता है वो भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी आप मुझे क्लास में बता दीजिए। देखिए, पहले तो क्या होता है, अगर एक पेपर आपका खराब हो गया तो बच्चे बाकी के पेपर्स भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आपका अच्छा नहीं गया एक क्वेश्चन पेपर, तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अनदर सब्जेक्ट। आप नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन करिए, आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन पेपर अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आप नेक्स्ट वाला भी गड़बड़ करोगे। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। कई बार होता है कि काफी टफ आ जाता है क्वेश्चन पेपर और आपका उस तरह से उस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं होती है, लेकिन आप उसको कवर अप कर सकते हैं विद अदर थिंग्स। दूसरे क्वेश्चन पेपर में आप उसको सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जी, तो अगर रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में भी हमें अच्छा नहीं मिला, मेरे अकॉर्डिंग मैंने अज्यूम किया था 95, 96, 97 और मान लो कि मेरे सिर्फ 92 आए, या फिर बच्चों को आजकल 90+ की ही उम्मीद होती है और उसके आगे मैं ये कहूंगी कि आपको ये देखना है कि What is the minimum criteria for admissions? ठीक है, देखिए अगर आपके क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं आप किसी भी करियर में जा सकते हो। अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा देन इट्स अ चैलेंज। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें लिखा है कि 65 से लेकर 95 या 100% भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो आप दूसरे स्टूडेंट के इक्वल में, क्योंकि आप भी वो एग्जाम ले सकते हो, वो भी वो एग्जाम ले सकता है। और आजकल तो वैसे भी आगे एडमिशन के लिए एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होता ही है, वो आपके बेसिक परसेंटेज पर आपका एडमिशन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो इन केस मान लो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया या जो आप चाहते थे उतना आपने अचीव नहीं किया, इट्स ओके, आप फर्दर अपना आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं जो करियर आपने प्लान किया वो आपके लिए बेस्ट सूटेबल करियर ही हो। देयर आर मल्टीपल करियर ऑप्शंस। आप अपने आप को और फाइंड आउट करें, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को फाइंड आउट करें और एक्सप्लोर करें कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसीलिए हम मैम को एग्जाम के लिए के बाद हम करियर ऑप्शंस बताने के लिए भी लेकर आएंगे दोबारा से। एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट आर द यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत डिमांड है बच्चों की, क्योंकि वो बोरिंग चीजें नहीं करना चाहते कि हाँ मुझे सिर्फ बीटेक ही करनी है या सिंपल बीटेक में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही चाहिए। क्या वो कॉम्बिनेशंस लेकर आ सकते हैं, आज का यूथ ये जानना चाहता है। डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी डिस्कशन जरूर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। डेफिनेटली श्योर। सो आई होप मेरी ऑडियंस के काफी सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं, और आपके पास तो बहुत से ऐसे बच्चे आते ही रहते हैं पूछने के लिए कि एग्जाम टाइम है, इस पे क्या करें, करियर लेना चाह रहे हैं कोई अच्छा, तो उसमें क्या चीजें ध्यान दे, और आपने अपनी तरफ से भी आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। तो लास्ट में एक ऐसा पॉइंट जो आप सभी बच्चों के लिए बताना चाहते हैं जो उन्हें मोटिवेट करे, अच्छे अच्छे अपने थॉट्स दे और वो अच्छा परफॉर्म करे अपने एग्जाम में। फोकस ऑन देमसेल्फ। क्यों? क्योंकि आपको अपने एबिलिटीज पता है, आपको अपना पोटेंशियल पता है। अगर आप अपना 100% पोटेंशियल पे जाएंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे, क्योंकि हम अपने पोटेंशियल से कम कर रहे होते हैं, शायद प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से या फोकस ना बनने की वजह से या फिर अदर डिस्ट्रैक्शंस आर देयर।
तो जिस वजह से हम 100% पोटेंशियल पे नहीं जा पाते। जी जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया, आप अपने 100% पोटेंशियल पे चले जाएंगे और आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और बस कोशिश ये करें कि स्टे पॉजिटिव, राइट कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आपको लाइफ में सब कुछ अचीव होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।